सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आज हम उसी के आगे का देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया था कि एसिड और बेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में देखा था कि कलर के बेसिस पे हम उनमें किस तरह पता कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, और ये देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है। आज हम इसके आगे का देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो आता है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। अब इसमें पहली बात हमें जानने की ये रहती है कि अगर मेटलिक ऑक्साइड है तो मेटलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। इसी के साथ वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पहले तो हम इसका लिख लेते हैं मेटलिक ऑक्साइड आर ऑफ बेसिक नेचर। और अगर हम बात करें कि अगर मेटलिक ऑक्साइड और एसिड दोनों अगर फॉर्म करेंगे, मतलब या रिएक्ट करेंगे, तो क्या फॉर्म करेंगे। देखिए, मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। जैसा कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में देखा था कि एसिड और बेस जब भी एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जैसे कि मैंने क्या बोला कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो एक तरह से तो ये बेस हो गया प्लस एसिड हो गया, वापस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला ही होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं मेटलिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल CuO प्लस HCl, ये हो गया हमारा। ये Cu मतलब क्या हो गया, मेटलिक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम सॉरी कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, CuCl2 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि जब भी CuCl2 का फॉर्मेशन होगा, CuCl2 के फॉर्मेशन के कारण हमेशा एक ब्लू ग्रीन कलर का फॉर्म होगा। कौन सा कलर, ब्लू ग्रीन कलर। ये होता है CuCl2 के फॉर्मेशन की वजह से, जो रिएक्शन में चेंजेस आते हैं कलर के, उसमें ब्लू ग्रीन कलर एक दिखता है, उसका मतलब होता है कि CuCl2 फॉर्म हो रहा है। तो ये थी मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स की रिएक्शन। अगर आप चाहें इसे नोट करना तो नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं आगे। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेटलिक ऑक्साइड्स है, ऐसे कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करें, तो ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब वही कि जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करे, ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स की बेस के साथ रिएक्शंस। तो अब बात करते हैं कि अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन बेस के साथ हो तो क्या होता है। अब इसमें भी पहली बात यही है कि जैसा कि वहाँ पे मेटलिक ऑक्साइड थे तो वो बेसिक नेचर के थे, वैसे यहाँ पर अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होंगे तो एसिडिक नेचर के होंगे। तो अगर आपको इन्हें याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिसकी रिएक्शन बेस के साथ होगी, जैसे नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ हो रही है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक। और अगर एसिड के साथ मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक। वैसे ही अगर यहाँ पर भी सॉल्ट प्लस वाटर निकल रहा है और अगर ये एसिडिक नेचर का और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वापस से कौन सी रिएक्शन बन गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन गई। अब इसी का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर CO2 प्लस
CaOH होल ट्वाइस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर CO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, वाटर H2O। तो ये होगी हमारी मेटालिक ऑक्साइड सॉरी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस की रिएक्शन। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि एसिडिक है या बेसिक है, मेनली जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो वो हमें देखना है कि वो कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। उसके पहले अगर आप इसे उतारना चाहें तो उतार लीजिए, या नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो देखते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन जितने भी होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। तो पहली बात तो ये कि अगर वो करता है तो वो उसके पीछे ये कारण होता है कि जब भी कोई एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन मतलब लिया जाता है तो उसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं, H पॉजिटिव आयंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या फ्लो होती है। अब देखिए, अब एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बीकर है जिसमें हमने HCl डाइल्यूट HCl लिया। डाइल्यूट HCl मतलब कि जिसमें पानी और HCl हो, जिसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने डाइल्यूट HCl लिया है, वहीं पर हमने वायर से कनेक्ट कर रहे हैं जो एसी मतलब जो AC प्लग होता है अपने घर में, उन प्लग्स को वायर से कनेक्ट कर दिया है और एक बल्ब कनेक्ट किया है। अब वायर्स में एक वायर हमने एक कैथोड मतलब एक ग्रेफाइट रॉड पे किया है, मतलब 2 ग्रेफाइट रॉड लिए जिसमें से एक वायर हमने इधर कनेक्ट किया और दूसरा वायर हमने दूसरी ग्रेफाइट रॉड पे कनेक्ट किया है। अब हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करवानी है हमें वो AC प्लग में जो वायर्स है उसके थ्रू हम करवाते हैं। तो वायर हम यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। अगर यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस होंगे तो वो आयंस के कारण जो इस कैथोड रॉड का जो मतलब जो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो आयंस के थ्रू इस रॉड पे भी होगी, और रॉड अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तभी जाकर यहाँ पर बल्ब ग्लो होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो यहाँ से आयंस उस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ पर जाता है और उसके कारण जो बल्ब होता है वो ग्लो हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से। तो बल्ब के ग्लो होने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसने आयंस प्रोड्यूस किए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो हुआ, मतलब बल्ब ऑन हो गया, जिससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो ये ऐसा होता है कि यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो जब भी एसिड और बेस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे या वाटर के साथ जब भी हम वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि H पॉजिटिव आयन कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लेते हैं एसिड में HCl प्लस H2O तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये हमारे पास बचता है। लेकिन अब यहाँ पर जो H3O पॉजिटिव जो आया है हमारे पास वो यहाँ पर क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। हाइड्रोनियम आयन से क्या मतलब है कि यहाँ पर H पॉजिटिव कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसने O और H3 यहाँ पर लेकर जो पॉजिटिव आयन आया उसके साथ उसने बॉन्ड बनाया और उसके साथ हाइड्रोनियम आयन बनाया। अब उसके साथ अगर हम बेस की बात करें तो बेस में जब भी जैसे हम एक बेस ले लेते हैं KOH, अगर KOH का सॉल्यूशन हम वाटर के साथ बनाते हैं तो वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं कुछ, अगर बेस के साथ करवा रहे होते हैं तो KOH और H2O में क्या होता है यहाँ पर कि ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं, मतलब K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इस तरह से। तो जब भी एसिड और बेस मतलब जो सॉल्यूशंस होंगे एसिड और बेस वाटर के साथ जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो एसिड में तो H पॉजिटिव आयंस होगा निकलेगा, मतलब प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूसेस
H पॉजिटिव आयंस। और जब भी बेस होगा तो बेस अगर सॉल्यूशन बनाएगा तो बेस प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस। तो ये था एसिड और बेस जब भी वाटर्स का सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें जो एग्जांपल्स के साथ इस तरह से जब भी बस इसमें एक ही बात आती है कि जब भी वाटर का सॉल्यूशन होगा तो एसिड H पॉजिटिव आयन बनाएगा और बेस OH नेगेटिव। इसके बाद हम आगे का देखेंगे। ये था एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशंस में। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है जिसे हम पीएच बोलते हैं। पीएच एक मतलब बोल सकते हैं हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन में उसे मेज़र करने के लिए एक स्केल बनाई गई है जिसमें जर्मन में पोटेंस हाइड्रोजन का बोला जाता है जिसका मतलब होता है पावर। पावर मतलब कि हम यहाँ पर ये देखते हैं हर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की पावर कितनी जा रही है, मतलब कितनी ज़्यादा आयंस वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितने कम, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H नेगेटिव आयंस। अगर H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाता है। अगर OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पर एक स्केल होती है जिसमें कलर्स के बेसिस पे बताया जाता है जिसमें 0 to 14 तक के नंबर्स दिए जाते हैं। हम वो स्केल में कलर्स होते हैं जहाँ पर अगर रेड होगा 0 पे तो वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा, अगर ब्लू या वॉयलेट कलर में होगा तो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, और अगर ग्रीन पे होता है या मतलब बिल्कुल बीच में होता है जो कि 7 पे होता है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक। तो यहाँ पर हम एक टेबल के बेसिस पे भी देखते हैं कि किस नंबर पे कितना कौन सा कलर होता है वो एसिडिक होता है कितना बेसिक होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर 0 वैल्यू आती है, मतलब जो पीएच स्केल हमारे पास होती है उसमें अगर 0 वैल्यू आती है तो उसका कलर जो होता है वो डार्क रेड कलर का होता है और उसका जो नेचर होगा वो हाईली एसिडिक होगा, मतलब कि जो एसिड की अमाउंट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और बेस की मतलब शायद बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद अगर पीएच वैल्यू 4 आती है स्केल पर तो उसका जो कलर होता है वो ऑरेंज या येलो कलर का होता है जिसमें हम उसे एसिडिक कहते हैं, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट एसिड की होगी और बेसिक अमाउंट कम होगी। फिर उसके बाद अगर हम 7 की बात करें तो उसका कलर ग्रीन होता है, नेचर होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि जितना एसिड उतना ही बेस, मतलब कि कोई वो एसिडिक ना बेसिक ऐसा। अगर 10 होगी उसकी पीएच स्केल की वैल्यू तो उसका जो कलर होगा वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा या फिर ब्लू कलर का होगा, जिसका मतलब होता है अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब होता है कि जिनका नेचर बेसिक हो, मतलब जिनमें बेस ज़्यादा हो और एसिड कम हो। उसके बाद 14 अगर उसकी स्केल की वैल्यू आती है तो उसका कलर होता है या तो डार्क ब्लू या वॉयलेट, जिसका मतलब होता है कि उसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, जिसमें एसिड ना के बराबर हो, मतलब कह सकते हैं हो ही ना, और पूरा बेसिक हो। तो ये तो होता है हमारा जो स्केल का वर्किंग होता है उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट था। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। ये हमारा पीएच का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। उसी के साथ एक मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो डेली लाइफ में पीएच वैल्यू की जो होती है वो उस तरह से होती है जैसे हमारा जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हाइड्रोलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब अगर जैसे कि अगर डाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो बॉडी होती है वो हाइड्रोलिक एसिड एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से हमें या तो स्टमच पेन होता है या इरिटेशंस होती है जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। अब अगर इस एसिडिटी को हमें रिकवर करना है या ठीक करना है तो उसके लिए हम एंटासिड्स लेते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, और ये हमारे जो एसिडिटी है उसको बेसिक नेचर के कारण न्यूट्रलाइज कर देती है और फिर हम रिलीफ लेते हैं। और जो हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 7 into 7.5 या 7.6 का जो पीएच वैल्यू होता है उसके वेरिएशंस में सरवाइव करते हैं। अगर इससे ज़्यादा कम हो तो प्रॉब्लम्स बढ़ती है। फिर अगर हम बात करें एसिड रेन की तो एसिड रेन में जो रेन वाटर होता है अगर उसका पीएच 5.4 या उससे नीचे आता है तो हम उसे कहते हैं कि वो एसिड रेन कहलाती है। तो ये तो था हमारा पीएच का टॉपिक जो कि ख़त्म होता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना काफ़ी है। अब हम देखेंगे आगे का जो टॉपिक है सॉल्ट वगैरह वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू। लास्ट में मैं जाने से पहले यही कहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो थैंक यू एंड बाय बाय।
एंड अगर आपको जानने से पहले मैं बताऊं, अगर आपको कोई भी डाउट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या इंस्टाग्राम पर डीएम करें या डायरेक्ट मैसेज करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू, पढ़ें और बताएं आपके जो भी डाउट है, एंड बाय बाय।